दस्ती बम मारना पड़े या कोई भी हिकमत अमली अपनाना पड़े, छोटू नारेजो गैंग को किसी सूरत राह फरार का मौका नहीं दिया जाएगा। ये अपने साथियों के साथ उस घर में दाखिल हुए, 2 डाकुओं को वासिल जहन्नुम किया। उनकी गोलियां वो भी दरवाजे को लग रही थी, हमारी गोलियां वो भी दरवाजे को लग रही थी। हमारा अंदर जाना रिस्क था, उनका बाहर आना रिस्क था। ख़वातीन ने कुरान उठाया और कहा कि इस घर में कोई मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ख़वातीन को देख के उन्होंने अपनी गन्स डाउन करी। जैसे ही उन्होंने गन्स डाउन करी, सामने से उन्होंने G3 और LMG के फायर खोल दिए। एक बंदा हमें देखने के लिए बाहर जैसे निकला कलेशनकोव के साथ, तो हमने उसको पूरा ब्रश लगाया और वो जाके अंदर ही गिरा। शेलों की वजह से बाथरूम में जाके छुपे, हमने बाथरूम में जाके उनको मारा। सिंध में नामवर शख्सियात के रिश्तेदार और मालदार अफराद के अगवा बराए तावान के हवाले से छोटू नारेजो गैंग खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ था। यही वजह थी कि इन दिनों मगवियों के बादशाह रिश्तेदारों ने सिंध पुलिस की नींदें भी हराम की हुई थी। दिन ब दिन अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा था। वैसे तो ये खतरनाक गैंग अपर सिंध यानी शिकारपुर और गिरदो नवाह में ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन हैदराबाद के SSP इरफान बलोच ने हैदराबाद में डाकुओं के सफाई के बाद इस गैंग का खुफिया ताक़ुब शुरू किया और कई महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद और हज़ारों फ़ोन कॉल्स की जियो फेंसिंग और मुखबरों की मुनज़्ज़म टीम के बाद 2015 में एक खुफिया मालूमात मिली कि अपर सिंध के बदनाम ज़माना डाकू छोटू नारेजो अपनी फैमिली और गैंग के दीगर अरकान के साथ मीरपुर खास में छुपा हुआ है। छोटू नारेजो गैंग की मुनज़्ज़म हिकमत अमली ये थी कि जिसे सिंध भर की पुलिस अपर सिंध में तलाश कर रही थी, वो वहाँ से कई मील दूर सहराए थर के गेटवे में यानी मीरपुर खास में खुद को छुपाया हुआ था। छोटू नारेजो ने एक मोटरसाइकिल लोडर मजदूर का रूप धार कर अपने आप को छुपाया हुआ था, जो बासानी नकलो हरकत भी कर रहा था। छोटू नारेजो गैंग के खात्मे के लिए पुलिस की आला क़यादत ने मीरपुर खास की लोकल पुलिस और हैदराबाद के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसरान को टास्क सौंपा और फिर एक रात लोकेटर की मदद से पुलिस छोटू गैंग का ताक़ुब करते करते इनकी लोकेशन के नज़दीक पहुंची और छोटू नारेजो गैंग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया। हमें खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ पर किडनैपिंग तकरीबन ज़्यादा हो गई थी। उसमें बशीर मेमन साहब जो इस वक्त रिटायर्ड DG FI हैं, उनका भतीजा अगवा हो गया था और उससे पहले भी 2-3 अगवा हो चुके थे, जो यही गैंग छोटू नारेजो का था जो ऑपरेट करता था। हमने उस पर काम किया। वो काम करने के बाद हमें किसी मुखबर ने बताया कि ये जो है इनके ये नंबर हैं और ये मीरपुर खास में इस जगह पर रहते हैं, मगर एग्जैक्ट हमें लोकेशन का पता नहीं था। 10 जनवरी 2015 सैयद हसन अली आबजी साहब शहीद मेरे वालिद A सेक्शन थाने में पोस्टेड थे। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 10-11 बजे एक कॉल आई कि वहाँ पर कुछ ऑफिसर जिनमें वाहिद बख्श लगारी व दीगर वो एक घर में फंस गए डाकुओं से मुकाबला करते हुए और वो इंजर्ड हैं। तो वहाँ बनेगा मैं जा रहा हूँ, SSP की कॉल आई है और हमें वहाँ जाना है, उन्हें रेस्क्यू करना है, हमारे दोस्त हैं। तो ये इस तरह वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जब गए हैं उस घर के अंदर, तो वो जो शहीद हो गए वाहिद बख्श लगारी और एक सिपाही उनका जो गनमैन था, वो ऑलमोस्ट शहीद हो चुके थे। पुलिस डाकुओं के गैंग की लोकेशन के नज़दीक तो पहुंच गई, लेकिन रात की तारीकी और लोकेटर की फ़नी खराबी की वजह से छोटू नारेजो और इसके साथी पुलिस के निशाने पर नहीं आ पा रहे थे। पुलिस की हिकमत अमली के मुताबिक लोकेशन से गाड़ियां चंद कदम की दूरी पर रोककर छोटू नारेजो गैंग का मुहासरा करना था, लेकिन लोकेटर ने ठीक निशानदही नहीं की, जिसकी वजह से गाड़ियां डाकुओं के ठिकाने के ऐन करीब पहुंच गईं और वो होशियार हो गए। चंद जवानों ने उजलत का मुजाहरा किया, जिन्हें डाकुओं की जानिब से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। पूरी उसकी रेकी की, लगातार हमने 3-4 दिन ये रेकी करते रहे, मगर जो लोकेटर था वो हमें उस टारगेट से तकरीबन 200-300 मीटर दूर जाके हमें हुक कराता था कि भाई यहाँ पर टारगेट आपका है।
जो कि ऐसे नहीं था। फिर क्या हुआ कि जिस दिन हमें ये टारगेट अचीव करना था उस दिन हम यहाँ से निकले और जब वहाँ पर पहुँचे तो इसकी लीडिंग मैं खुद कर रहा था और मेरे साथ मुख्तलिफ SHO भी थे और फोर्स भी था। उनकी आप खुशकिस्मती कहें और हमारी बदकिस्मती कहें, हमने बिल्कुल उनके घर के सामने टारगेट के सामने गाड़ियाँ खड़ी करके और हम पैदल गए वहाँ पर, क्योंकि हमें टारगेट से पीछे गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं जब भी रेड करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि टारगेट तो हमारा 300 मीटर आगे है, तो क्यों ना हम पीछे गाड़ियाँ खड़ी कर दें। तो डाकू जो छोटू नारेजो गैंग के थे वो ये डील कर रहे थे कि भाई हम ये ज़िंदा हैं और आप इनको हमें सेफ़ पैसेज दें, लेकिन वो शहीद कर चुके थे उन्हें। वो जब पहले इंस्टेंस में वो उस घर में घुसे तो उनको हेडशॉट लगा था, तो हेडशॉट के बाद तो आदमी नहीं ज़िंदा रह सकता। आबदी साहब बज़िद थे कि भाई हमारे शहदा की बेहुरमती हो रही है, इनकी लाशों को उस तरफ से गोलियां छलनी कर रही हैं और हमारी गैरत को ये गवारा नहीं है कि हमारी पुलिस वाले की लाश वहाँ पर इस तरह बेआबरू पड़ी रहे। तो ये अपने साथियों के साथ उस घर में दाखिल हुए, 2 डाकुओं को वासिल जहन्नुम किया। लास्ट कमरे में जब पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद थी। छोटू नारेजो गैंग ने पुलिस के अफसर वाहिद बख्श लगारी और इनके गनमैन को शहीद कर दिया, लेकिन वो बाहर मौजूद अफसरान को ये बावर करवा रहे थे कि पुलिस जवान जिंदा हैं और इनके कब्जे में हैं। लेकिन बाहर मौजूद पुलिस को ये अंदाज़ा हो चुका था कि मनफी साजिशी सोच रखने वाला छोटू पुलिस को धोखा देना चाहता है। शोधा की बेहुरमती ना हो ये सोचकर हसन अली आबदी भी घर में दाखिल हुए, लेकिन इस मर्तबा पहले डाकू नहीं बल्कि ख़वातीन और बच्चे सामने आए और फिर डाकुओं ने इन बच्चों और ख़वातीन के आड़ में सीधी फायरिंग करके बहादुर अफसर हसन अली आबदी और इनके गनमैन को भी शहीद कर दिया। जब दरवाज़ा खटखटाया, हमने कोई 20-25 मिनट वहाँ खड़े रहे, नहीं खुला, तो मैंने उनको बोला कि आप नीचे कोई बंदा उतारो और वो आके दरवाज़ा खोले। उसने जैसे दरवाज़ा खोला, ये हमारी खुशकिस्मती कहें कि अगर वो बड़ा दरवाज़ा खोल देता कि जितने भी हम दरवाजे पे खड़े थे वो बिल्कुल लाउंज में बिल्कुल एम करके सीधा खड़े हुए थे कि पुलिस इंटर हो और हम उनको हिट करें, जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। मगर उसने जो सिपाही उतरा, उसने आते ही सिर्फ खिड़की वाला दरवाज़ा खोला, जो छोटी खिड़की होती है आने जाने वाली, वो जैसे ही खुली तो हम उसमें इंटर हुए। उन्होंने हमें ब्लड प्रूफ जैकेटें भी पहनी हुई थी। जब हम इंटर हुए, इंटर होने से लाजमी है पहले 2 होंगे फिर 2 होंगे फिर इस तरह होते हैं। तो आगे था अब्दुल वाहिद अलगारी, शहीद हो गया, उसको ब्लड प्रूफ पहनी हुई थी, तो सीधा उसको ब्रश लगा, जो ब्लड प्रूफ में लगा। ब्लड प्रूफ से यहाँ से जैसे गोली स्लिप हुई तो इधर सर पे लगी वो, और उसका दूसरा जो जवान, वो दोनों गिर गए। जब ये लोकेटर वाली गाड़ी लेके वाहिद बख्श लगारी साहब वहाँ पहुँचे हैं वो मगवी को लोकेट करने के लिए, तो वो लोकेशन उनके मोबाइल की दूसरे घर में था, वहाँ थे। तो ये इस घर में जब दाखिल हुए हैं तो उन ख़वातीन ने कुरान उठाया और कहा कि इस घर में कोई मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ख़वातीन को देख के उन्होंने अपनी गन्स डाउन करी। जैसे ही उन्होंने गन्स डाउन करी, सामने से उन्होंने G3 और LMG के फायर खोल दिए। जो वाहिद बख्श लगारी, मुमताज़ बरूई गालिबन और दीगर लोग थे वो वहाँ पर हिट हुए और उसके बाद वाहिद बख्श लगारी साहब शहीद भी हो गए। तो वो कुरान से पहले कुरान से धोखा हुआ, फिर जब रेस्क्यू कर रहे थे तो पुलिस तो अपने प्रोफेशनल अंदाज में चली, उन्होंने आबदी साहब ने उनको सेफ पैसेज देना चाहा कि भाई ये ख़वातीन इंजर्ड ना हो जाए, हमारी इनसे लड़ाई नहीं है। 4 शहादतों के बाद पुलिस को ये यकीन हो चुका था कि अंदर पूरा गैंग मौजूद है और अब इनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। जब जख्मियों को जाए वकुआ से गाड़ियों के जरिए रवाना किया गया तो डाकुओं को लगा कि पुलिस ने राह फरार इख्तियार कर ली और फिर जैसे ही एक डाकू बाहर आया, पुलिस ने इसे फायरिंग करके वासिले जहन्नुम किया। हम तो ऐसे नहीं है घुसते ही हम फायरिंग शुरू कर दें, और हमें देखने में नहीं आ रहे थे, अंधेरा भी था। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने वहीं पे पोजीशन ले ली। उन्होंने फ़ोन खोला और अपने साथियों को बोला कि पुलिस ने हमें घेरा कर लिया है और आप हमारी मदद के लिए आ जाएं। ये हमें मुखबर ने बताया कि हो सकता है दूसरी डाकू इसकी मदद के लिए आ जाएं। हम उसके लिए भी प्रिपेयर थे। जो मेरे कुछ जवान ज़ख्मी हुए, मैंने उनको वहाँ से गाड़ी में डाल के और उनको निकालना शुरू किया, कि रेस्क्यू किया कि
कि आप जाओ, हम वहीं पे खड़े रहे, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। गाड़ियों की मूवमेंट हो गई शुरू कि वो जा रही हैं हॉस्पिटल की तरफ। वो सोच रहे थे कि शायद हम चले गए वापस या भाग गए हैं, मगर हमने हिम्मत नहीं आ रहे, हम वहीं पर खड़े रहे। एक बंदा हमें देखने के लिए बाहर जैसे निकला कलेशनकोव के साथ, तो हमने उसको पूरा ब्रश लगाया और वो जाके अंदर ही गिरा। अभी तो कोई पूछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल टारगेट था। उसके बाद फिर हमने वो जब अंदर जाके गिरा तो औरतों में चीखना शुरू हो गए और फिर हमें पता चल गया कि अंदर से 3-4-5 डाकू हैं। इनको लगा कि शायद ये इस ख़वातीन है और ये इस क्रॉस फायरिंग में इंजर्ड ना हो जाए, तो इन्होंने उनको सेफ पैसेज देने के चक्कर में जैसे ही सेफ पैसेज दिया तो वहाँ से जो ये छोटू नारेजो था इसने ओपन फायर कर दिया। इसने फ़ायदा उठाया, हालांकि वो उसी की फैमिली थी जिसको सेफ पैसेज दिया है, लेकिन उसने फायरिंग की और आबदी साहब के सीने पे और इनके गनमैन को लगी, अनवर जमील को, और वो शहीद हो गए और लईक भाई जो हैं वो इंजर्ड हुए सीवियरली। तो ये सारा वाक़या इस तरह हुआ छोटू गैंग का। जनवरी की सर्द रातों में डाकुओं और पुलिस के दरमियान अब माहौल शदीद गर्म और कशीदा हो चुका था। टीम को लीड करने वाले अफसरान ने यह फैसला कर लिया था कि चाहे भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़े या आंसू गैस शेल फेंकना पड़े, दस्ती बम मारना पड़े या कोई भी हिकमत अमली अपनाना पड़े, छोटू नारेजो गैंग को किसी सूरत राह फरार का मौका नहीं दिया जाएगा। अंदर से फिर फायरिंग शुरू हो गई, हमने फिर फायरिंग शुरू कर दी। अभी उनकी गोलियां वो भी दरवाजे को लग रही थी, हमारी गोलियां वो भी दरवाजे को लग रही थी। हमारा अंदर जाना रिस्क था, उनका बाहर आना रिस्क था। ये कंटिन्यू हमारा रात को 12-1 बजे से मुकाबला शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक। तो इसमें से हमारा एक SHO आबदी साहब थे, बहुत अच्छे दलेर, वो एक गनमैन लेके सीधा अंदर चला गया कि भाई अंदर चले जाते हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, देखें एक तो नुकसान हो चुका है, ज़्यादा नुकसान ना हो, आप अंदर नहीं जाएं। इनको हम हैंड ग्रेनेड के ज़रिए, आंसू के शेल के ज़रिए इन पे हमलावर हो जाएंगे, भले ये ज़ख्मी हों कुछ भी हों, मगर इनको बेबस करेंगे। मगर वो दलेर आदमी भी था, वो अंदर चला गया तो उन्होंने फिर दूसरा फायर किया, 2 बंदे हमारे वो शहीद हो गए। हमें बड़ा दुख हुआ। उनकी लेफ़्ट आई एक यहाँ पर स्ट्राइक हुई थी, उसमें एक वाक़ये में वो लेफ़्ट आई इंजर्ड कर दी गई थी समाज दुश्मन नासिर की तरफ से। तो उनको लेफ़्ट आई का विजन नहीं था, लेकिन विजन नहीं भी था, लेकिन उसके बावजूद वो फुल एनर्जेटिक थे और प्रॉपर काम करते थे। छोटू नारेजो के बाद उनका गैंग तो ये शिकारपुर के अतराफ़ का गैंग था जो कच्चे का वहाँ का था। तो नारेजो गैंग तो उसके बाद फिर सर नहीं उठा सका। उसमें उनके 3 लोग वासिल जहन्नुम किए और 5 सिपाही शहीद हुए। इसमें 2 SHOs वाहिद बख्श लगारी और शहीद हसन आबदी साहब जो हैं वो शहीद हुए। इसमें मतलब पुलिस का एक बड़ा लॉस था। हैदराबाद पुलिस का एक साथ ये 7 लोग जवान शहीद होना बहुत बड़ा लॉस था। रात भर मज़ाहमत करने वाले डाकुओं ने सुबह होते ही हथियार डालने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ये ठान चुकी थी कि समाज दुश्मन अनासिर का कला कमा करना है और अपने शोहदा का बदला किसी भी सूरत में लेना है। पुलिस ने भारी मशीनरी के जरिए पनाह गाह को तोड़कर रास्ता बनाया और ताबड़तोड़ हमले किए। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान बताते हैं कि पुलिस के हमलावर होने पर डाकू बाथरूम में छुपे, लेकिन इन्हें वहां भी नहीं बख्शा गया। फिर सुबह के 6-7 बजे उन्होंने फिर क्या किया, डाकुओं ने हमसे बातें करना शुरू की कि हम सिलेंडर करते हैं और हमें आने दो। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि सिलेंडर के बहाने से फिर कोई नुकसान कर दें। हमने उनकी ये बात नहीं मानी। हमने बोला मुकाबला है तो कंटिन्यू मुकाबला है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला करते रहे और सुबह तक फेयरिंग करते रहे। एक्सीलेटर मंगाया, हमने सुराख निकाले उसके बंगले के, फिर हम उस सुराखों से पिछली साइड से हम दाखिल हुए तो वो शेलों की वजह से बाथरूम में जाके छुपे। हमने बाथरूम में जाके उनको मारा। टोटल वो 4 डाकू थे, चारों को हमने जानों में रसीद किया और हमारे जवान भी 4 शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद भी वो खला हैदराबाद में पुर नहीं हो सका, इसलिए नहीं कि मेरे वालिद थे, ये पूरा शहर जानता है कि वो किस तरह के मिलनसार आदमी थे और नातख्वां थे एक बड़े, तो और समाजी आदमी थे। तो उनके बाद भी लोग आज इस वाक़ये को ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, तो लोग अगर आज भी हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ किया था हैदराबाद के लिए। शहीद हो गए
तो शहीद हैं, बच गए तो हम गाजी हैं। ये हमारा ईमान है। और हमारी मदद के लिए अवाम भी आ जाती है, हमारी मदद के लिए पूरी फोर्स भी आ जाती है, हमारी मदद के लिए आर्मी भी आ जाती है। उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, मगर सिर्फ इतना है कि हमारा अपना ईमान मजबूत होना चाहिए। छोटे वाक़े को नहीं करार दूंगा, ये सीरीज़ है एक पूरी। आज आप रोज़ाना देख रहे हैं हमारे कोई 15 से 20 सिपाही रहीम यार खान में पुलिस के शहीद हो गए। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, दीगर लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं पुलिस वाले। भाई कौन लोग हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं? हमारी रियासत बिजली के बिलों की रिकवरी के लिए भी बड़े इदारों को बीच में डाल रही है। भाई आपके पास गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास ड्रोन्स हैं, माने इनको, मतलब ये क्यों अब तक ये लोग इनका सफाया क्यों नहीं हो रहा? ये तो एक छोटा वाक़या है ना जिसमें शहादतें हो गई। जो रोज़ाना कंटिन्यूसली इनकी नर्सरी है जो कच्चा है पूरा, जिसको कोई वडेरा ऑन करता है, कोई उसके पीछे पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी, इनको वहाँ ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? मीरपुर खास ऑपरेशन में 2 SHO समेत 5 जवान शहीद हुए और 8 एहलकार जख्मी हुए। 4 डाकू भी पुलिस की फायरिंग से वासिले जहन्नुम हुए, जिनमें बदनामे ज़माना छोटू नारेजो भी शामिल था। पुलिस की इस बड़ी कुर्बानी के बाद छोटू नारेजो गैंग तो सर नहीं उठा सका, लेकिन अब भी कई गैंग ऐसे हैं जिन्हें सियासी पुष्टपनाही हासिल है और पुलिस को मुसलसल नुकसान हो रहा है और कई अफसरान और जवान इनकी फायरिंग से शहीद हो रहे हैं।